अगर मैं उनकी 2 खूबी लेना चाहूँगा, एक तैयारी और दूसरी म्यूज़िक के प्रति नॉलेज। ये 2 खूबी मैं कब लूँगा ये नहीं पता, बट लेना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम कानपुर और मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि जितनी मेरी औकात नहीं थी उतना इस शहर ने मुझे दिया। एक रूम में शायद 6 या 7 लोग सो रहे हैं, उसमें एक ऐसे बेड लगा देते हैं ऊपर नीचे, तो वो रात भर का रेट है सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये, वो भी सिर्फ सोने का। इंडिया में साउथ में जाओ आप, उनको हिंदी पता होगी, वो फिर भी आपसे या तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे या अपनी भाषा में। उनको शर्म नहीं आती, हमें बड़ी शर्म आती हिंदी बोलने में, जबकि हमारी फिल्में हिंदी हैं, जबकि हमारे गाने हिंदी हैं, हमारे लिरिसिस्ट जो आते हैं वो हिंदी में ही लिखते हैं। इंडस्ट्री हिंदी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बट उस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी बोलने में शर्म आती है लोगों को। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us someone जिन्हें गलियां और सुन रहा है ना जैसे कई हिट से जाना जाता है। And yes, it is one of the most talented Ankit Tiwari. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. Firstly, congratulations. आपने अभी recently कोलकाता में एक कॉन्सर्ट किया है। जी। Let me know how was it? How was the vibe? Appreciation, challenges, overall experience कैसा रहा? बहुत मज़ा आया यार, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही कल्चर है वहाँ का, कोलकाता का। और मैं गया एक दिन पहले और मुझे एक्सप्लोर करना था, तो मैं सुबह कुछ 5:30 मैं सुबह उठ गया और फिर मैं गया, मैंने हावड़ा ब्रिज वहाँ पे एक्सप्लोर किया। और वहाँ पे एक ऐसी एक गली है जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं, वो गली में गया, वो हिस्सा देखा। और सुबह सुबह वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लब कचौड़ी का एक कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, क्लब कचौड़ी ओके, बहुत फेमस है। आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखो तो बहुत सारी रील्स हैं उसकी। तो वहाँ पे गया, वो खाया, दर्शन किए सुबह सुबह, और शाम की परफॉर्मेंस थी। और इतना प्यार, इतना सम्मान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा, जब भी जाना होता है उधर, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि उधर हर एक घर में कोई ना कोई आर्टिस्ट है। उधर हर एक घर में हारमोनियम होगा, तानपुरा होगा, प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था जो नॉर्मल ऑडियंस है वो बहुत सुरीले हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो हैड ए रियली गुड टाइम। और अभी तक मेरे को डीएम्स और टैगिंग आ रही है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा लगता है। अमेजिंग, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी तो अच्छा तो जाना ही था। अमेजिंग। एंड 20 इयर्स से आप इस इंडस्ट्री में हो, आपकी आवाज़ में, आपकी क्रिएटिविटी में क्या बदलाव, दैट ड्रास्टिक चेंज आपने अपने आप में देखा है? चेंज तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे मन में कि जब मैं आया था इस शहर में, तो 6-7 साल बाद पहला जो मेजर ब्रेक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें मुझे 7 साल या 6 साल के आसपास का सफ़र था मेरा। और तब मुझे भट्ट साहब ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो तुम हो, जब मैं उनके सामने पहली बार गया था, ये जो तुम हो अंकित ना, यही खो जाएगा। तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे पास कार आ जाएगी, तुम्हारे पास घर आ जाएगा और बड़ा स्टूडियो हो जाएगा, लेकिन ये जो तुम हो इसको तुम बरकरार रख पाओगे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बरकरार रख पाऊंगा। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं अंकित यार यही खो जाता है, फ़ोन पे लिखने लगोगे, लैपटॉप पे लिखना शुरू हो जाओगे, ये पेपर और ये पेन खो जाएगा उस वक्त। तो ये पेपर मत खोने देना। डर था कहीं? नहीं, वो भट्ट साहब का एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा आगे होता क्या है इसके बाद। और आज मुझे समझ में आता है कि वो बात कर रहे थे आसान चीज़ों की, इनोसेंस की, वो निकल जाता है आई थिंक। तो ये चेंजेस तो मैंने देखे हैं अपने आप में, क्योंकि आप इतना एक्सप्लोर कर लेते हो चीज़ों को, आपको कहते हैं ना कि जब पता नहीं आपको और तब आप करते हो तो वो एक अलग चीज़ रहती है कि तब आप बहुत ही प्योर, बहुत ही आसान स्वभाव,
एक अच्छा नेचर, उस तरह का एक इंसान होते हो। फिर आपको पता चल जाता है, आप एक्सप्लोर कर लेते हो चीज़ों को, तो आप काम करने लगते हो नंबर्स के हिसाब से। जैसे अगर आज की बात करें तो आज काम कैसा होगा कि यार छोटे गाने बनाते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा एक हुक बनाते हैं जो इंस्टाग्राम पे जिस पर रील बन पाए, ऐसा एक गाना बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आने लगती है ना, तो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी आप खोने लगते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ साथ एक जनरेशन भी बढ़ रही है, वो भी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री में भी कई बदलाव है, तो उसके साथ आपको अपनी क्रिएटिविटी रखनी पड़ती है। 100% वही रखनी पड़ती है। लेकिन आज के टाइम पे वो नंबर्स का जो गेम है ना, उसमें आप बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। एग्जैक्टली। ये होता है। एंड 12 years, like there are so many articles about that कि आपने अरिजीत सिंह के साथ कोलैब किया है। What's the difference आपने उनमें देखा आफ्टर 12 साल के बाद? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल, 11 साल, 10 साल, ये एक जितना भी आप काम करके आते हो ना, कोई भी आर्टिस्ट जितना भी काम करके आता है, वो बहुत लोगों से मिल के सीख के आता है। तो उस वक्त पे और आज के वक्त पे एक एक क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको समझ में आता है कि उसने क्या क्या गेन किया है, या मैंने, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने क्या क्या सीख लिया इतने दिनों में, कितना मेरे काम आ रहा है, कितना मेरे काम नहीं आ रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो अरिजीत में मैंने देखा, और आई थिंक कमाल के कलाकार है वो, और ही इज़ ग्रेट। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि उनको कॉम्पोजिशन दो तो वो समझ में आती है उनको, मतलब कि हर एक गाना उनको ये पता है कि उसको कैसे करना है, किस तरह से गाना है, उस गाने का नेचर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। True. तो ये एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक मुझे लगता है आप काम करते 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 आपको इतना पता चल जाता है, और वो तो इतने कंपोजर्स के साथ गा चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक शायद ही कोई कंपोजर बचा होगा जिसके साथ काम नहीं किया, तो उनको हर सबका नेचर, सबका स्वभाव, सबका तरीका पता है, और वो एक एड ऑन है आपकी आर्ट में। एग्जैक्टली। अगर मैं पूछूं कि एक ऐसी क्वालिटी जो आप अरिजीत सिंह की अपने आप में लेना चाहते हैं, खूबी, तो वो कौन सी होगी? आई थिंक अगर मैं उनकी 2 खूबी लेना चाहूँगा, एक तैयारी और दूसरी म्यूज़िक के प्रति नॉलेज। ये 2 खूबी मैं कब लूँगा ये नहीं पता, बट लेना चाहता हूँ। टच वुड, सून यू आर ऑन योर वे एंड यू डूइंग अमेजिंग अभी भी। जी थैंक यू। टच वुड। जॉन इब्राहिम की अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ कैसा? अरे स्वीट हार्ट, मतलब मैं जब भी कोई बात करता है उनकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, बहुत सारे लोगों से आप मिले हो, बट ही इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। रियली ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वो इतने प्यार से बात करते हैं, आपको इतना कंफर्ट जोन में ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे बहुत 10 साल पुराने दोस्त हैं। तो वो बहुत ही कमाल के इंसान, बहुत कमाल के, कनेक्ट कर पाते हैं इजीली। अगर संजीदा की अगर बात करूं तो वो भी वैसी ही हैं। संजीदा बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। संजीदा के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है, शूट में ही जितना मिला मैं मिला, और हमारा मतलब सुबह से लेकर शाम तक की मुलाकात रही, क्योंकि हम लोग ने एक दिन में ही शूट किया था वो गाना। बाकी वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपको समझ में आते हैं आप जब सेट में होते हो कि कौन कितनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। True. तो ये फिल्म तो थी नहीं, नॉन फिल्म था, और सब बहुत टाइम पे आ रहे थे, सब टाइम पे शॉट दे रहे थे, और बहुत प्यार से काम कर रहे थे, मतलब डेडिकेशन। तो जो मेरी डायरेक्शन की टीम थी वो भी एक तरह से कहा जाए कि नए नए लोग थे, मेरे दोस्त थे कुछ। तो कभी जॉन ने या संजीदा ने ये नहीं दिखाया कि दे आर न्यू कमर, हम ऐसे क्यों करें, हम वैसे क्यों करें, नहीं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उतना ही प्यार दिया सबको, और इट्स अ टीम वर्क, और कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं हम सबके साथ। ओके। एंड एज आई मेंशन बिफोर कि आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हो, मैंने आपसे पूछा कि आप में कौन से उतार चढ़ाव या बदलाव देखे थे? उतार चढ़ाव तो बहुत देखे यार। एग्जैक्टली। बहुत मतलब देखे हैं। मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि यार आई एम फ्रॉम कानपुर, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कि जितनी मेरी औकात नहीं थी उतना इस शहर ने मुझे दिया। आपने स्ट्रगल भी काफ़ी किया है। हम सब करते हैं। अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठता हूँ, तो जब भी मैं काम करता हूँ
आपने नोटिस किया, अगर आप नोटिस करना जाते वक्त नोटिस करना, तो कोई बेल नहीं है बाहर। हाँ। वो रीज़न ये है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लिरिसिस्ट इतने सारे आते हैं, सिंगर इतने सारे आते हैं, बहुतों को लगता है यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, क्या कहते हैं, टीवी के या किसी चीज़ के। कभी कभी एक्टर आ जाते हैं, वो बेल बजाएंगे, तो फिर यहाँ पे तो ये पूरा साउंड का काम है, कुछ भी कर रहे हो आप, तो बेल आ गई, रिकॉर्ड हो गई, तो बेल लगा के मैंने हटाई थी। और कभी कभी जब मैं गेट खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक गर्मियों का टाइम था, एक लड़का आया, मैंने गेट खोला तो उसकी हालत देख के तो मैं हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी शर्ट अजीब सी थी, उसकी पैंट, मतलब उसने शर्ट को अजीब से टक इन किया हुआ था, और उसके पसीना था, पूरा स्वेट था बॉडी में। ओके। और मुझसे कहता है कि भैया मैं गाने लिखता हूँ। तो मुझे लगा कि वो अलग बात है कि तुम गाने लिखते हो। मैंने कहा तुम अंदर आओ, और मैंने उसको पानी वानी पिलाया। मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा कहाँ से हो तुम? तो उसने बताया मैं यूपी में कहीं से हूँ। मैंने कहा यहाँ कैसे आए, कब आए? तो उसने बताया भैया मुझे इतना वक्त हो गया, साल भर के आसपास या ऐसा कुछ टाइम हो गया, मैंने इतने सारे गाने लिखे भैया, आप देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। मैंने कहा ज़रूर देखता हूँ। कहाँ रहते हो? भैया रहता नहीं हूँ मैं यहीं पे, मुझे कुछ 100 रुपये या पता नहीं क्या रेट बोला था उसने, 100 या 200 रुपये का एक रात का बेड है। तो उस रूम में कुछ, मतलब एक रूम में शायद 6 या 7 लोग सो रहे हैं, उसमें एक ऐसे बेड लगा देते हैं ऊपर नीचे, तो वो रात भर का रेट है सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये, वो भी सिर्फ सोने का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा ऐसी हालत भी है। फिर उसने अपनी, जिस पे गाने लिखे थे, उसने अपने बैग से वो बुक निकाली। अच्छा। और जैसे बुक निकाली उसमें टूथब्रश और पेस्ट गिर गया। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मतलब यही गृहस्थी है, मतलब इसी बैग में ही है सब कुछ इसका। क्योंकि उसको जहाँ भी टाइम मिलेगा, जहाँ जगह मिलेगी, वो वहीं ब्रश कर लेगा। तो स्ट्रगल तो बहुत अलग है, मुझे देख के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और मुझे जब मैंने उसकी राइटिंग सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि इतना पुख्ता नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो सुन के लिख रहा है, किसी से इंस्पायर हो गया, उसका होता है इम्प्रोवाइज करके, वो कि थोड़ा ऐसा लिख लिया, थोड़ा वैसा लिख लिया, और किसी ने बताया नहीं ग्रामर की, हिंदी ग्रामर का उतना नॉलेज है भी तो उतना अच्छे से आप डिलीवर नहीं कर पा, किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं, अलग अलग राइटर्स को नहीं पढ़ा हुआ, तो वो सुन के तो मुझे वही लग रहा था कि इसको समझाना भी गलत है कि बेटा तुम नहीं, अभी मुश्किल है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो उस जिद में कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि करने वाले कैसे भी कर ही लेते हैं। तो आई विश भगवान करे कि उन सबका हो जाए, बट बहुत मुश्किल है। तो मैं ये, आपका जो सवाल था कि स्ट्रगल आपने बहुत किया, मैंने देखा स्ट्रगल बहुत लोग करते हैं, बट ऊपर वाले का एक होता है, चुनते हैं, यू नो, इंडस्ट्री में चुना जाता है कि आप इतनी भीड़ में होते हो, कोई आपको चुन लेता है, तो वो जरिया होता है, बाकी कराते यही है। अमेजिंग, दैट्स सो ट्रू। वेल, एज अ पर्सन के अलावा इंडस्ट्री में कौन सा बदलाव आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लाइक यू डोंट फील गुड अबाउट दैट चेंज दैट हैपनिंग इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री दैट शुड नॉट हैपन? व्हाट्स दैट थिंग, अगर मैं पूछूं तो? अच्छा बुरा तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे लगता है कि टाइम की बात है, टाइम की बात है। फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल हिंदी भाषा में थोड़ा सा इशू है, इशू नहीं बोलेंगे, थोड़ी स्ट्रगल कर रही है हिंदी भाषा गानों को लेके। और यू नो, मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं नॉर्थ में परफॉर्म करता हूँ, या पंजाब में परफॉर्म कर रहा हूँ, या मैं साउथ में परफॉर्म कर रहा हूँ, उनको पंजाबी चाहिए हर हाल में। अच्छा। साउथ में भी पंजाबी चाहिए, गुजरातियों को पंजाबी चाहिए। तो हिंदी भाषा का थोड़ा वो है, मतलब मेरे गाने, मेरी जो एल्बम की मैंने अंडररेटेड, वो हिंदी है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसा क्या है हिंदी, लेकिन अभी मैं यू नो, मैं आर्टिस्ट ऐसा हूँ कि मैं हिंदी गाता हूँ। तो हिंदी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म अगर कोई बन रही है, आप उसमें गाने कर रहे हो, तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी हार तो नहीं माननी चाहिए, मतलब मैं कर ही रहा हूँ, मैंने अभी जो किया है अभी अंडररेटेड, उसका एक
मैंने अपने चैनल से रिलीज़ किया उसको, अंकित तिवारी यूट्यूब चैनल से, तो उसका एक डिसेंट अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे यार ब्लॉकबस्टर है, बहुत बड़ा हिट हो गया, ऐसा नहीं है, बट हाँ उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी कम ही है यूट्यूब पे, तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा सा स्लोली जा रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई एल्बम किया नहीं है, ये पहली एल्बम है मेरी, तो उसका अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो तुम्हें पता है सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाना होता है गाने को। यूट्यूब पहले सोशल मीडिया में देखते हैं, फिर रील देखते हैं, फिर वहाँ से वो कन्वर्ट होके जाते हैं यूट्यूब पे फिर देखते हैं, तो वो एक अलग ही प्रोसेस है। तो वो चल रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं नाराज़ हूँ या ऐसा कुछ है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे जेनजी टर्म्स भी यूज़ होते हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बुरा लगता है कि ये लोग हिंदी भाषा का ही मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं? उड़ाने दो, अभी क्या करें, मतलब किसको समझा सकते हैं, बट हिंदी भाषा है, हम हिंदुस्तानी यार, हिंदी बोलने में अगर शर्म आएगी तो फिर मैं तो उनको बोलूँगा कि आपको हिंदी बोलने में शर्म क्यों आ रही है। डच बोलते हैं, आप जर्मनी चले जाओ, जर्मनी में बात कर, इंडिया में साउथ में जाओ आप, उनको हिंदी पता होगी, वो फिर भी आपसे या तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे या अपनी भाषा में, उनको शर्म नहीं आती, हमें बड़ी शर्म आती हिंदी बोलने में, जबकि हमारी फिल्में हिंदी हैं, जबकि हमारे गाने हिंदी हैं, हमारे लिरिसिस्ट जो आते हैं वो हिंदी में ही लिखते हैं, इंडस्ट्री हिंदी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट उस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी बोलने में शर्म आती है लोगों को। That's strange. ये एक बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है शर्मनाक बात है। That's true. आप अपनी भाषा पे, आपको घमंड नहीं है, मुझे तो बहुत घमंड है। Agreed. मुझे बहुत घमंड है, मुझे हिंदी पे बहुत घमंड है, मुझे उर्दू पे बहुत घमंड है। आई एम फ्रॉम कानपुर, वो लखनऊ और कानपुर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो वो एक अलग ही सभ्यता है। तो मुझे वो लगता है कि हमारी हिंदी, ओके बॉलीवुड गाने जो हैं, जो हिंदी गाने हैं, उसमें कितनी कहाँ उर्दू यूज़ हो रही है, हम सबको पता होना चाहिए। जाने अनजाने में जो भाषा हम यूज़ करते हैं उसमें कितनी बार उर्दू बोल देते हैं, हाँ। तो पता ही नहीं होता है। तो या ऐसा है। दैट्स ट्रू, एग्रीड। कॉन्सर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर इज सो मच ऑफ हाइप कॉन्सर्ट्स जो अभी हर महीने हो रहे हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट या फिर हिंदी आर्टिस्ट जो रख रहे हैं कॉन्सर्ट्स मुंबई में, हैदराबाद में, ऑल ओवर इंडिया। लेकिन एक दिक्कत आ रही है क्राउड मैनेजमेंट की। हाइप तो है लेकिन पीपल, ऑडियंस आर लाइक यू आर नॉट फेयर विद द मैनेजमेंट ओवर देयर। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल गलती कहाँ हो रही है? गलती कहीं नहीं है, बस गलती इतनी है कि हमने एक लाइव इन कॉन्सर्ट, अगर बात करें हम लोग लाइव इन कॉन्सर्ट की बात करें, तो हमने यूट्यूब पे या टीवी पे जो कॉन्सर्ट्स देखे हैं आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, ऐसे ले लो, वो हमने देखे वेस्ट कल्चर के शोज, तो वहाँ पे वो होते रहते हैं, आप समझे, वो कंटिन्यूटी में होते रहते हैं, उतनी ऑडियंस आती रहती है, उस तरह का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी वहाँ पे है, प्रोसेस है वहाँ पे, मतलब सबको पता है। यहाँ पे कल्चर आ रहा है, ऐसा नहीं कि शोज नहीं होते थे या हो रहे हैं हमारे इंडिया में, पहले भी होते थे, बड़े बड़े शोज होते थे, मैंने किए हैं और आर्टिस्ट ने किए हैं, लेकिन एक कल्चर जो है कि इस तरह का स्टेज, उतनी वैसी रैंप, ऐसी एलईडी, वैसी लाइट्स, ये अब आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा कि उन सब चीज़ों को और तरीके से बनाने में। इतने बड़े बड़े ग्राउंड, अगर आपको कोई शहर चुनना हो किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए, तो अभी कोल्ड प्ले है, तो DY पाटिल, क्योंकि वो कवर्ड है, अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। हर शहर में वो शहर भी चुनना पड़ेगा कि इस तरह का आर्टिस्ट आ रहा है और इस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है, इतने लोग आने वाले हैं। आप हर शहर में नहीं कर सकते, वो शहर चुनना पड़ेगा जहाँ पे ऐसी चीज, जहाँ पे ऐसा इंडोर स्टेडियम है या ऐसा ग्राउंड है या कुछ भी है। तो आई थिंक वो धीमे धीमे चीज़ें आ जाएंगी अपनी जगह पे, जब ये ऐसे शोज बढ़ जाएंगे होना, जब ये कंटिन्यूटी में आएगा, लोगों को पता चलेगा। पता ही नहीं है आपने इतना बड़ा शो कर दिया है, पता चला कोई ऐसा आर्टिस्ट आ गया कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम दिखी होते हुए। एग्जैक्टली। तो वो आदत में नहीं है ना, आप धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी लोगों को, तो जब आदत में आ जाएगा तो वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होने लगेगा। ट्रू। और आपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपके इंस्पिरेशन राहत फ़तेह अली खान हैं।
लेकिन उन्होंने रिसेंटली काफ़ी तारीफ़ भी की है आपकी, जब आपने अरिजीत सिंह के साथ कोलैब किया था। आपकी उनसे कहीं बातचीत हुई? मैं उनसे किसी अवार्ड फंक्शन में बाहर मिला था। उसको टाइम हो गया उसको। तो मैं उनके परिवार से भी मिला था, उनके बच्चों से मिला था, उनकी बेगम से भी मिला था और काफ़ी अच्छा लगा था मिलके। बड़े प्यारे थे बच्चे, क्यूट से। तो बड़ा ही अच्छा लगा था मिलके मुझे उनसे, क्योंकि एक तो वो बेहद गुणी आदमी है, उनको भी बड़ी तैयारी है उनके और काफ़ी चीज़ें पता है उनको। और मैं नया नया लड़का था उस वक्त पे। तो मैं उनसे मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छे से, हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, कुछ थोड़ी देर के लिए बैठे थे। अच्छा। और वहाँ पे बातें हुई थी। और आप होता है ना कि आप आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जब आप मिलते हो, स्पेशली किसी से, पहले तो आप किसी को देख रहे हो, एडमायर कर रहे हो, जब आपको मौका मिलता है उनसे मिलने का, तो वो एक अलग ही एक चीज़ होती है कि यार उनसे मिला, उनको देखा, तो आप कुछ ना कुछ लेके आते हो। तो वो एक चीज़ रही मेरे अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे। तो आप क्या लेकर आए उनसे? मैं उनसे लेके आया कि यार वो आर्टिस्ट मतलब कैसे हैं, वो किस तरह का, उनका ऑरा मैं आपको एक कैसा चीज़ है? बताऊं, वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि म्यूजिशियन होते हैं, अपना काम कर रहे हैं और जो भी जिसका जो काम है वो कर रहा है। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मुझे एक आदत मेरी बड़ी अच्छी है, मुझे लेना पता है। शायद तुमको पता भी नहीं चलेगा और मैं ले लूँगा तुमसे। तो वो एक आदत ऊपर वाले ने दी है मुझे। That's a unique skill हाँ, है। वो मैं सीख लेता हूँ। कहीं भी जाऊँगा, कुछ भी करके मैं वो सीख के आ जाऊँगा। Amazing. तो लर्निंग जो प्रोसेस है मेरे अंदर, लर्निंग प्रोसेस मेरा अच्छा है। यही एक कला होती है, एक ये स्किल हाँ, होती ये है, आर्ट आपको होती है। और मुझे उसमें शर्म भी नहीं आती मुझे। मैं नए लड़कों से भी सीखता हूँ, बच्चों से सीख लेता हूँ। और बहुत बारी ऐसा होता है कि आप घर पे गेट टुगेदर होता है, पार्टीज होती हैं बहुत सारी, वहाँ पे कोई कुछ गा रहा है तो मैं सीख लूँगा। वेरी नाइस। मुझे जो चाहिए वो ले लूँगा, मतलब कहने का मतलब ये है। दैट्स अ ट्रू आर्टिस्ट आल्सो। हाँ, तो ये ऊपर वाले ने एक अच्छी चीज़ दे के रखी है मुझे। गॉड गिफ्टेड। या वेल, आपने एक बार ये भी कहा था कि आप शाहरुख खान और रणबीर कपूर के लिए डब करना पसंद तो करोगे। एक विश तो मेरी पूरी हो गई ऑफ है। कोर्स, या मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन क्या ये लिस्ट अभी बढ़ गई है? इफ दैट्स देयर इज अ न्यू मुझे भी ऐसा लग रहा है कि added? इच्छाएं बढ़ गई हैं मेरी। और वो है? और वही लिस्ट जो आप कह रहे थे कि मुझे, मतलब मेरा एक ड्रीम तो है कि मैं शाहरुख सर के लिए गाऊं। और भले ही वो एक गाना हो मेरी लाइफ में, होता ना कि यार आपने 10 गाने गा लिए, तो उतना तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं एक गाना गा लूँ उनके लिए, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। इनफ है। तो ऐसा कोई नाम जो ऐड हुआ है आपकी लिस्ट में? बहुतों के लिए, मतलब मुझे वापस से रणबीर कपूर के लिए गाने का मन होता है। और इमरान हाशमी, विक्की के लिए, रणबीर के लिए, तो उन सब के लिए गाने का मेरा मन है कि मैं गाऊं। और सबका स्टाइल है, मतलब मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मैं सबके लिए एक जैसा गाऊं। मैं सबके लिए अलग अलग तरीके से जैसे आपने बोला ना कि आप पकड़ लेते हैं, तो आप भी उनका स्टाइल भी पकड़ ही लेते हैं। हाँ, मैं अभी भी आप में एक चीज़ बोलूँ कि मैंने अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। मेरे अंदर का जो एक और म्यूज़िक मतलब, और जो मेरे अंदर अभी हैं कुछ चीज़ें जो मैं शायद मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब लोगों के सामने वो चाहूँगा कि वो काम आ जाए, वो बाकी है अभी। Okay, we'll hopefully see you more exploring the world and 100%. of course, पिछले साल तक मैं बोलता था आई होप सो, बट इस साल 110%। 110%. Keep this manifestation strong. हनी सिंह का 22 फरवरी को मिलियनेयर टूर आ रहा है, तो क्या चांसेस हैं कहीं उनसे वो अटेंड करेंगे आप? कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ, मतलब मैं जाऊँगा। क्या टेक है आपका हनी सिंह पर? ही इज़ अमेजिंग। मैं हमेशा से स्टार्ट से ही वो पसंद है मुझे। उनका तरीका, वो जो एटीट्यूड कैरी करते हैं, तब भी कैरी करते थे, आज भी वो कैरी करते हैं, तो वो एक कमाल की चीज़ है उनके अंदर। तो आई विश कि मैं कोलैबोरेट भी करूँ उनके साथ कुछ इन फ्यूचर। और डेफिनेटली मतलब मैं जाऊँगा उनके शो पे।
ऑल राइट। 23 मार्च को एक अरिजीत सिंह का भी कॉन्सर्ट होने वाला है मुंबई में, एंड होपिंग कि आप फिर से कोलैब करेंगे 23 मार्च ना? यस। सी अगर मेरी डेट क्लैश नहीं करी, मतलब दोनों में, हनी में और वहाँ पे, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अरिजीत में भी जाऊँगा। और बादशाह और हनी सिंह के जो क्लैशेस चल रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे वो थॉट, वो तरीका ही पसंद नहीं है मुझे। अच्छा। कि आप किसी के लिए कुछ गलत सलत बोल रहे हो, कोई भी हो, मतलब वो बादशाह हो या कोई XYZ। और ये रिसेंटली दिलजीत दोसांझ और AP ढिल्लों का भी हुआ था। नहीं होना चाहिए, हम सब आर्टिस्ट हैं। कंपटीशन होता है, मान सकते हैं कि भाई उतने ही बड़े स्टेज हैं सबके, लेकिन अब सबकी ऑडियंस अलग है भाई। अगर मैं मतलब कैसे बताऊं, अगर कोई लड़का है जो मुझे पसंद करता है, तो वो अरिजीत को भी पसंद करता है। अभी हम दोनों करने लगे, फाइट करने लगे, तो कुछ गलत मुझे बोलेगा, कुछ गलत उनको अच्छी चीज़ नहीं है ये। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे फैंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमको नहीं सुनेंगे। तुम्हारी कुछ अच्छी चीज़ें तो वो तुम्हारे गाने सुनेंगे। वैसे ही अगर फैन डिवाइडेड हैं कि बादशाह के फ़ैन है, फिर हनी के फ़ैन है, लेकिन अगर जिसका अच्छा गाना है वो सुनता ही है यार, सुनता ही है। तो ऐसे फाइट करना अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि। और ये तो बहुत ही ख़राब है कि आप ओपनली किसी के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हो, गाने में बोल रहे हो। डिस के एक रैपर्स, जो ट्रेंड चलता है, रैपर्स जो डिस करते हैं, गालियां देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे मतलब गाने में लिरिक्स से ज़्यादा गालियां भरी होती हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? मैं तो नहीं, मतलब मेरी तो शुरुआत ही नहीं है ये, मैंने सीखा ही नहीं है ये। और मेरी तो, अगर आप स्टार्ट टू एंड मेरे काम देखो, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लिरिक्स। तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसके पक्ष में ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है ये वाहियात चीज़ है गाली देना। आप नंबर्स के लिए, अगेन इंस्टाग्राम, अगेन नंबर्स, अगेन क्या कहते हैं उसको, कि मेरे पास कुछ आया, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड मैसेजेस, कि तुम भी सुनो गाली, तुम भी सुनो गाली। वो मैं हुई नहीं, इस कैटेगरी में मैं नहीं आता, तो मुझे पसंद ही नहीं है ये बिल्कुल भी। आज का जो यूथ है, और जो अपने घर पे बैठा हुआ है, कोई यूपी में बैठा है, कोई MP में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा, कोई साउथ में बैठा है, मुझे बस ये खराब लगता है कि क्या वो ये इंस्पायर होके आगे आएंगे? इस चीज़ को सुन के वो आगे बढ़ेंगे? वो भी अपने घर में बैठ के सोचेंगे कि चल एक दूसरा गाली वाला गाना बनाते हैं? तो यही जनरेशन टू जनरेशन आगे जाने वाला है। तो ये चीज़ गलत है। कल को क्या हमारी फिल्मों में भी गाली वाले गाने आने वाले? क्या जब हम लोग की म्यूज़िक नरेशन चल रही होगी, तो क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें ये बोलेगा कि इस गाली पे हुक लेके इस गाली पे गाना बनाओ यार? क्या हम लड़कियों को इस तरह से गाली देंगे? या लड़कियां ऐसे गाने बनाएंगी, लड़कों को गाली देंगी? या ऐसा होगा कि हम अपने घर के रिश्तों में एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे? चीज़ें बढ़ेंगी ना भाई, छोटे से शुरू होके बढ़ता ही ना। पहले गाने एक तरीके के बनते थे, अब तो कुछ और ही गाने बन रहे हैं ना, मतलब। तो क्या यहाँ पे जाने वाले हैं हम? अगर ये है म्यूज़िक का फ्यूचर, तो खतरे तो मैं उस पर हूँ नहीं। मेरे गाने 20 लोग सुने, मैं वो 20 लोगों के लिए गाने बनाऊंगा, अपने जो मुझे पता है, जितना मेरा आइडिया है, जितनी मुझे लिरिक्स की समझ है। गाली, फूहड़ गाने, किसी को कुछ भी बोल देना, गंदे वर्ड यूज़ करना, वो मैं नहीं जाऊंगा। ना ही मुझे ऐसा सिखाया गया है, ना ही मेरी ऐसी परवरिश है। यही बात मुझे आपकी अच्छी लगती है कि आप इतने ग्राउंडेड हो। अभी स्टूडियो है, हम आपके स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपके भगवान जी की मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है यार, मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। मेरे को इनसे बातचीत करनी है, इनके सामने आके हाथ जोड़ना है, ये मुझे रास्ता दिखाएंगे कहाँ जाना है। हो सकता है या बहुत सारे लोग, मैं हूँ या कोई और आर्टिस्ट है, डाउन टाइम चल रहा हूँ, डाउनफॉल हो उस वक्त, ठीक है, मैंने इनको दे के रखा है अपना डाउनफॉल, कि भाई आप देखो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाली देना शुरू कर दूँ, कोई मेलोडी गाना बना के, गाली वाला गाना बना के रिलीज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके गाने बहुत अच्छी दिशा पर जा रहे हैं, और मे यू ग्लो, मे यू शाइन। आप ऐसे ही और हिट सॉन्ग्स बनाते रहें, और ऐसे ही आप कॉन्सर्ट्स
करते रहें Thank और you. खुश करते रहें। जाने से पहले आपकी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। एक ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा अगर आप हमारे लिए गाना ना गाएं। आप बताएं कौन सा? जो आपके मन में हो। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं, मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं. Wow. Thank you. Amazing. Such a peaceful voice you have. Lovely, lovely. अब it इसमें is. एक गाली नहीं दे सकता ना इस आवाज में. I can't abuse. Yeah, of course. मधुर है आपकी आवाज़. Thank you. Hi guys, this is me अंकित तिवारी और आप मुझे इंस्टेंट बॉलीवुड पे देख रहे हैं.